दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। राहुल गांधी की वायनाड सीट इसी फेज में सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड के अलावा सेफ सीट रायबरेली पर भी दांव लगाया। वहीं नरेंद्र मोदी ने जहां से चुनाव प्रचार का आगाज किया, उस मेरठ सीट पर भी दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में हिंदी पट्टी की अहमियत जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या राम मंदिर लहर ने बीजेपी को बम्पर मुनाफा दिलाया? तुष्टीकरण की कोशिशें 24 के रण में कैसे धराशायी हुई? नरेंद्र मोदी ने नए चेहरों पर दांव लगाकर इस चुनाव को एक तरफा कैसे बनाया, ये अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देखिए कैसे हिंदी भाषी राज्यों के नक्शे पर ये भगवा रंग और ज्यादा गाढ़ा होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आ रहा है, बताइए हमारे व्यूअर्स को। बहुत बड़ी खबर है, 68 से 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। 62 से मतलब 62 बीजेपी की थी, लेकिन 68 से 71 सीटें उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन, पूरा इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब मिला लीजिए 9 से 12 सीटें। बिहार का आंकड़ा आ गया 40 सीटों का, 31 से 34 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। बड़ी खबर बिहार, अभी एनडीए में नीतीश को कितनी है, बीजेपी को कितनी है, देखना बहुत और मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को थोड़ा नुकसान अगर होगा भी, लेकिन बीजेपी अपने जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था उसको बीजेपी बरकरार रख रही है। बड़ी खबर, 5 से 7 सीटें हरियाणा में नुकसान हो रहा है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस 3 से 5 सीटें लेती नजर आ रही है। 11 सीटें कुल है, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेकिन इंटरेस्टिंग है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। स्वागत रहे भाई, स्वागत रहे, मोदी जी का स्वागत रहे। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? 21 अप्रैल 2024, बांसवाड़ा, राजस्थान। भारत माता की। नरेंद्र मोदी रैली में पहुंचे तो चिर परिचित अंदाज में थे, मगर मंच पर उनके सिर पर पीली पगड़ी सजा दी गई। अपार जनसमूह स्वागत में जुट गया। गगन भेदी नारों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में एक बात कहकर अलौकिक ऊर्जा का संचार किया। मोदी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बरस पड़े थे। उन्होंने विपक्ष की संपत्ति बंटवारे की राजनीति को निशाने पर लिया, फिर चुन चुन कर कांग्रेस की नीतियों की उनके नेताओं को खरी खरी सुनाना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा रैली में जो भाषण दिया वो 24 में गेम चेंजर बनता दिख रहा है, क्योंकि इस भाषण की विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत तक कर दी थी। विपक्ष ने जितना इस बयान को तोल दिया, उतना बीजेपी मुनाफे में आती गई, क्योंकि मुसलमानों से शुरू हुआ एम फैक्टर आगे चलकर मंगलसूत्र, मुकर और मुजरा तक पहुंचा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे,
सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। मोदी के हमले के जवाब में राहुल गांधी देश के एक्सरे का ऐलान करने लगे। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो गहने, जेवर और संपत्ति से आगे बढ़कर ये घमासान महिलाओं के मंगल सूत्र तक पहुंच गया। हालांकि ध्रुवीकरण की विपक्ष की कोशिश खुद ब खुद ध्वस्त हो गई, क्योंकि कांग्रेस खेमे में सेल्फ गोल करने वालों की कमी नहीं थी। संपत्ति बंटवारे की जरूरत का बखान करते हुए कांग्रेस के पूर्व ओवरसीज अध्यक्ष ने विरासत टैक्स की वकालत कर डाली। अमेरिका में बैठे सैम पेट्रोदा का उछाला मुद्दा नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ कैश कर लिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बांसवाड़ा से मिली बढ़त को बीजेपी ने सभी हिंदू भाषी राज्यों में बनाए रखा। काशी और अयोध्या से उठी आस्था की अलख ने भी भगवा ब्रिगेड को बम पर बढ़त दिलाई। राम मंदिर लहर पर सवार बीजेपी को दूसरे चरण में मोदी के साथ अमित शाह और योगी की जोड़ी के धुआंधार प्रचार का फायदा साफ दिखा। दूसरे चरण में बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड तो कांग्रेस ने दक्षिण और महाराष्ट्र पर फोकस बनाया। दूसरे चरण में 18 से 24 अप्रैल के बीच अमित शाह ने 29 रैलियां और रोड शो किए, जबकि राहुल गांधी ने कुल 8 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने दूसरे चरण में 16 रैलियां की, वहीं प्रियंका गांधी ने सिर्फ 10 जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब से बीजेपी उसमें संतुष्ट हुई कि उनके जितने भी वोटर जगह जगह से हैं, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो और भी आसपास के जो जितने भी जिले हैं बागपत वगैरह से, वहाँ से मेरठ में लोग आए और उन्होंने प्रधानमंत्री को सुना। तो ये बीजेपी का लिए मानना है कि उनका एक एसेट रहा है और उनके जो कैंडिडेट है अरुण गोविल को उससे उसके बढ़त मिली है। मोदी की जीत में हिंदी हार्टलैंड हर बार सबसे बड़ा फैक्टर बनता है। इतिहास साक्षी है कि भगवा लहर हिंदी हार्टलैंड में सुनामी में तब्दील होती है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से 228 यानी 42% सीटें हिंदी हार्टलैंड से आती हैं। 2014 के चुनाव में इन 228 सीटों में से 195 पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं एनडीए में शामिल 11 सहयोगी भी जीते। 2019 में हिंदी बेल्ट ने बीजेपी की झोली में 183 सीटें दी, जबकि एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को भी 25 सीटें मिली। राम मंदिर राष्ट्रवाद के साथ बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड में नए गठजोड़ के सारे समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। क्षेत्रीय दल आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने के लिए मजबूर है। जैसे 8 सीट समाजवादी पार्टी दे रही थी जयंत सिन्हा को, जयंत चौधरी को, लेकिन
वो 2 सीट पे राजी होने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि उनको लग रहा था कि 8 सीट में जीतना कठिन है, लेकिन मोदी के साथ यदि हम जाएंगे तो कम से कम 2 सीट हमें मिलेगी। बिहार में यदि हम जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को देखें तो 2019 के चुनाव में ये दोनों अलग लड़े थे और दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो मोदी के नाव में बैठ के अपनी बैतरनी, अपनी राजनीतिक नैया पार लगाना चाहते थे। तो आप कहीं भी देखिए, महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन दोनों की तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारी जीत मोदी के कारण होगी। तो आज एनडीए गठबंधन में जो भी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो फायदेमंद हो गए, ठीक है, समीकरण के हिसाब से, लेकिन वो अपना फायदा मोदी के साथ देख रहे हैं। मुद्दों के साथ नरेंद्र मोदी ने चेहरों में फेरबदल कर भी सत्ता विरोधी लहर को शांत कर दिया। 24 के चुनाव में बीजेपी ने सैकड़ों सांसदों का पत्ता साफ कर दिया। कितने फेज में कितने सांसदों का पत्ता कटा, देखिए। पहले फेज में 20 सांसदों के टिकट कटे, दूसरे फेज में 25 सांसदों के टिकट कटे, तीसरे फेज में 36 सांसदों के टिकट कटे, चौथे फेज में 11 सांसदों के टिकट कटे, पांचवें फेज में 10 सांसद के टिकट कटे, छठे फेज में 16 सांसद के टिकट कटे, सातवें फेज में 11 सांसद के टिकट कटे। बीजेपी ने 129 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। वरुण गांधी और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे दिग्गजों का टिकट काटकर पार्टी ने सख्त संदेश भी दिया। वहीं मोदी ने दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए उन जिताऊ उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया जिनकी जमीनी स्तर पर अच्छी पैठ थी। हालांकि इन तमाम चीजों से ज्यादा वजनी मोदी ब्रांड रहा, जिसके सामने विपक्ष के सभी दांव फेल कर गए। लेकिन इंडिया गठबंधन की कमजोरियां 24 के चुनाव में खुलकर कैसे उजागर हुई, इसे समझना जरूरी है। 24 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की थी। पहली भारत जोड़ो, दूसरी न्याय यात्रा। अपनी पहली यात्रा से राहुल गांधी ने जो कुछ हासिल किया, दूसरी न्याय यात्रा में वो सब कुछ गंवाते चले गए। न्याय यात्रा के दौरान राहुल जहां जहां पहुंचे, उनके गठबंधन के साथी टूटते चले गए। राहुल गांधी की छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े ब्लंडर भी बनती दिख रही हैं। एग्जिट पोल ये एहसास करा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी हथियार बैकफायर कर गए। इसलिए एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी के अजयगढ़ कहे जाने वाले राज्यों के आंकड़े जस के तस दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी भारत में जहां नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ब्रांड हैं, वहां पर उनका जादू बरकरार रहने के साथ और ज्यादा बढ़त दिखा रहा है। ये तस्वीर बताती है कि इन तमाम आंकड़ों के साथ एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में 48 सीटों में 32 से 35 सीटें, 15 से 18 सीटें INDA गठबंधन के पास। बात जरा कर लेते हैं गोवा में किस तरह का। गोवा में एक बटता हुआ, यानी वही नॉर्थ साउथ गोवा जैसे पिछली बार बटा था। गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई एनडीए आपको नजर आ रही है। कोई खाता नहीं खुलने की उम्मीद है गुजरात में कांग्रेस का। 7 मई 2024, अहमदाबाद, गुजरात। मोदी मतदान करके निकले थे। अहमदाबाद में उनके लिए जन सैलाब उमड़ा था। अचानक तभी पीएम एक लड़की को देख ठहरे, उसके पास पहुंचे और उस लड़की के सिर पर थपकी देने लगे। प्रधानमंत्री के इस दुलार से वो लड़की भाव विह्वल हो उठी। हजारों की भीड़ के बीच नरेंद्र मोदी ने लड़की की इमोशनल अपील सुन ली थी। इसी भीड़ में मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ देने की मुराद भी पूरी की। तो एक बच्चे को गोद में उठाकर मोदी को दुलार करते देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। यही अंदाज तो नरेंद्र मोदी को जन जन का नेता बनाता है। गुजरात में मोदी के प्रताप का प्रमाण 14 और 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को तब 60.11% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की सभी 26 सीट जीतने के साथ 63.11% वोट हासिल किए थे।
मतलब ये कि बीजेपी का वोट मीटर हर इलेक्शन के साथ हाई होता जा रहा है, तो इसकी एक वजह मोदी का महान विरासतों के पुनरुद्धार का अनुष्ठान भी है। मोदी युग में उन धर्म स्थलों से आस्थावान परिचित हो रहे हैं जिनके महात्म की कथाएं भर सुनाई जाती रही हैं। गुजरात में मोदी को कुछ खास चुनावी रणनीति की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। राष्ट्रवाद का मुद्दा यहाँ सबसे असरदार साबित होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी गुजरात में पाकिस्तान पर प्रहार करना कभी नहीं भूलते। जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। गुजरात में कांग्रेस शून्य है। आम आदमी पार्टी को लोग नकार चुके हैं क्योंकि कर्मयोगी मोदी पर सबको भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेलवर नहीं है और ना ही कुर्सी अंतिम लक्ष्य है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं। जन आकांक्षाओं को अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर मोदी चुनावी मैनेजमेंट के भी माहिर हैं। गुजरात बीजेपी का अजेय गढ़ है तो मोदी के दम से, वहीं महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के विरोधियों के वजूद को संकट से सामना करना पड़ा। 24 के चुनाव से पहले मराठा पॉलिटिक्स में मोदी की छाप साफ दिखी। शरद पवार जैसे दिग्गज अपनी पार्टी तक नहीं बचा पाए। वहीं हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाली शिवसेना में असली नकली पार्टी साबित करने की नौबत आ गई। चुनाव से पहले महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल तितर बितर हो गए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गजों ने पलायन कर लिया। महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ हो गई, जिसके बाद उनके भतीजे अजित पवार गुट को पार्टी का सिंबल मिला। एनसीपी की तरह शिवसेना में फूट पड़ी तो शिंदे गुट के पास पार्टी का सिंबल और नाम रहा तो उद्धव गुट ने शिवसेना बाल ठाकरे के नाम से चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस का हाल सबसे बुरा हुआ, जिसमें बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ दूसरे दल में शामिल हो गए। इस लिस्ट में अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम जैसे नामचीन चेहरे थे। कांग्रेस में जितनी भगदड़ मची वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की गिरहें खुलती गईं। जैसे जैसे चुनाव करीब आया, गठबंधन की बुनियाद रखने वाले लीडरों की राहें जुदा हो गईं। एक तरफ बिखरा विपक्ष, नेतृत्वहीन गठबंधन था, दूसरी तरफ बेजोड़ चुनावी मैनेजमेंट था। नरेंद्र मोदी ने बड़ी बारीकी से सियासी दांव चले। उन्होंने 100 दिन पहले ही इलेक्शन का टारगेट सेट कर दिया, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता देश के हर गांव और घर तक पहुंचे। पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत सीएम, डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्री गांवों में प्रवास किया। इसके साथ ही दलित बस्तियों में भी बीजेपी ने जोरदार प्रचार किया। 100 दिन की कार्य योजना के तहत सभी बूथों का सत्यापन करके पन्ना प्रमुख बनाए गए। जिन मतदाताओं ने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, उनसे हर हाल में संपर्क साधा गया। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। बीजेपी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का जिम्मा बूथ लेवल की कमेटियों को दिया था। इन कमेटियों में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बूथ एजेंट के साथ लगभग 10 अन्य सदस्य भी रखे गए थे। पोलिंग बूथ जीतना है और एक भी पोलिंग बूथ भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। मोदी कहता है मैं देश झुकने नहीं दूंगा, बूथ का कार्यकर्ता कहेगा
मैं बीजेपी का झंडा झुकने नहीं दूंगा। इसमें किसी को शक नहीं कि नरेंद्र मोदी अंडर करंट की सबसे अच्छी परख रखते हैं। इसलिए विपक्ष की तमाम सियासी तिकड़मों से अलग वो सटीक नतीजे तक पहुंचते हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कर्नाटक में फिर एक तरह से बड़ी स्वीप एनडीए की 23 से 26 सीटें 28 में से, और विपक्ष को सिर्फ 3 से 7 सीटें। केरल से अच्छी केरल में भी एनडीए को एक इंडिया गठबंधन के लिए आ रही है। नहीं, लेकिन एक से वहां पर ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लिए आएगी, लेकिन 1 से 3 अगर एनडीए को जा रही हैं केरल में, तो ये बड़ी बात है। आंध्र प्रदेश, जहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ है बीजेपी, वहां एनडीए को 19 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब 25 सीटें हैं, 25 में से 19 से 22 सीटें आंध्र प्रदेश में। 19 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ी खबर है ये। और विपक्ष को एक भी नहीं, विपक्ष यानी विपक्षी गठबंधन को एक भी नहीं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस अलग लड़ रही है और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो हैं, जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, वो अलग लग रही है। चुनाव के तीसरे चरण तक नरेंद्र मोदी की रैलियों का स्कोर 83 तक पहुंच गया था। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की मिलाकर भी 70 रैलियां तक नहीं हो पाई थी। प्रचार में पिछड़ी कांग्रेस को नरेंद्र मोदी ने साउथ में सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। एग्जिट पोल ये सिग्नल दे रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का दबदबा बढ़ा है। शानदार प्रदर्शन के साथ मोदी की साहसिक कहानियां भी बनी। दक्षिण भारत के राजनीतिक भविष्य को नए सिरे से संवारने के लिए मोदी ने एक शुरुआत इन्हीं चुनावों से की। क्या है मोदी का मिशन साउथ, आप जानकर हैरान होंगे। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। सत्रह मार्च 2024 पलनाडु, आंध्र प्रदेश। मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण धुआंधार भाषण दे रहे थे। अपार जनसमूह अपने चहेते फिल्म अभिनेता के रियल पॉलिटिकल अवतार में देख निहाल हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक पवन कल्याण के भाषण के बीच में रैली में जुटी भीड़ में से कुछ उत्साही नौजवानों ने जो किया, उससे नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। पवन कल्याण का भाषण रोककर मोदी ने उन नौजवानों को नसीहत दी। मोदी का ऐसा रूप कभी कभार ही दिखता है। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। दक्षिण की राजनीति में नेताओं अभिनेताओं के लिए दीवानगी हदें पार करती है। कई बार तो चाहने वाले जान हथेली पर ले लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को ऐसी दीवानगी पसंद नहीं। उन्हें सबकी फिक्र है। मोदी हर जान की परवाह करते हैं। ऐसे ही लीडर की दरकार दक्षिण भारतीयों को लंबे अरसे से थी। तभी तो प्रधानमंत्री के रोड शो में जन समूह उमड़ा। उनके स्वागत के लिए सड़क पर लाइन लगाए महिलाएं जुटी।
मोदी को प्रचंड जनादेश तक पहुंचाने में दक्षिण के दुर्ग का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनवरत प्रयास किए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने दक्षिण भारत में भगवा पताका लहराने का मिशन 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। पीएमओ के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की थी। इनमें से 1/3 से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23, 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइमलाइन के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14% से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% पहुंच गया। मार्च 2024 की बात है। पीएम मोदी ने 7 घंटे में साउथ की 76 लोकसभा सीटों को नाप लिया था। 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मोदी दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर थे। नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से जुड़े कई मिथक इस बार चकनाचूर कर दिए। जहां की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि उत्तर की बयार से दक्षिण को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 2 छोर को मोदी ने एक घाट पर लाकर दिखा दिया। मोदी के इस मिशन की पहली झलक नए संसद भवन के उद्घाटन से दिखने लगी थी। जब प्रधानमंत्री मोदी सेंगोल को संसद भवन में लाए थे, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल का तमिल इतिहास में अहम स्थान है। चोल साम्राज्य की 8वीं शताब्दी से चली आ रही प्रथा को पूरे भारत से परिचय करवाकर मोदी ने दूरियां पाटने की शुरुआत की थी। इसके बाद राम मंदिर निर्माण में दक्षिण भारतीयों को अहम जिम्मेदारियां सौंपकर नरेंद्र मोदी ने उत्तर दक्षिण के फासले को पूरी तरह पाट दिया। मुख्तसर बात यह भी कि दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को पाने के लिए बहुत कुछ था, जबकि खोने के लिए कुछ खास नहीं। इसलिए उत्तर से होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण से करके मोदी ने राह आसान बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र, केरल और तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीती। इन 3 राज्यों में पार्टी का वोट शेयर 0.97%, 12% और 3.6% था। 2019 में बीजेपी को दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र मिलाकर सिर्फ 29 सीटें मिली थी, जबकि तब विपक्ष 100 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। इस स्कोर कार्ड में सुधार की पूरी गुंजाइश मोदी ने भांप रखी थी, जिसके बाद उन्होंने दक्षिण में नए चेहरे और नई रणनीति पर काम किया। अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा, लोग सोचते कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी, तो डीएमके एआईडीएमके में चला जाता उसकी तो जिंदगी बन जाती। तो वो मानने नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया है मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। मोदी का दक्षिण परिवार तमिलनाडु में अन्नामलाई और आर शरद कुमार को इलेक्शन बैटन थमाकर मोदी ने परिवारवादी राजनीति में परिवर्तन का अभियान छेड़ा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और फिल्म स्टार पवन कल्याण को जोड़कर मोदी ने चुनाव को एक तरफा बनता दिखा दिया।
कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन बीजेपी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। वहीं तेलंगाना में बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी को फ्रंट फुट पर लाकर मोदी ने कांग्रेस और केसीआर का खेल बिगाड़ दिया। केरल में राजीव चंद्रशेखर, अनिल एंटनी और वी मुरलीधरन का जोर भी साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी राजनीति का दक्षिण में विस्तार किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि मोदी दक्षिण में तमाम दलों की बनाई छद्म उपराष्ट्रवाद की धारणा को भी ध्वस्त करते दिख रहे हैं।